तभी आइजू के वापस आते ही इंदा कहती है कि हम पुरानी पेनल्टी को दोबारा करना चाहते हैं। तभी आइजू पूछता है कि हम वो दोबारा क्यों करेंगे, और तभी इंदा कहती है कि जो तुम्हें सुजुका ने टच किया था उसको माना नहीं जाएगा और सुजुका तुम्हें फिर से अच्छी तरीके से गुदगुदी करेगी। और तब हानाजोनो भी इस बात पे एग्री करती है और इस बात के लिए सुजुका से पूछती है। तभी सुजुका सोचती है कि ये दोनों तो मेरी मदद कर रहे हैं, तो मुझे इनकी उम्मीदों पे अब खड़ा उतरना होगा। तभी सुजुका कहती है कि मैं तुम्हें आइजू किस करना चाहती हूँ, और ये सुनने के बाद वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी सुजुका बताती है कि जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं शादी के बाद ही किसी को किस करूंगी, तो ये मैंने झूठ कहा था, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं तुम्हें असलियत में किस करना चाहती हूँ। और तभी आइजू कहता है कि ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तभी आइजू सुजुका के सर पे हाथ रखता है और इसके बाद फाइनली आइजू सुजुका को किस करता है और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और ये देख के हानाजोनो और इंदा भी काफी ज्यादा ब्लश करती है। और तभी हानाजोनो कहती है कि तुमने ही सुजुका को अपने दिल की बात कहने के लिए कहा था, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी वही करना चाहिए। और तभी इंदा कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, और वो भी आइजू को किस करने के लिए कहती है और आइजू भी इसके लिए मान जाता है। और तभी हानाजोनो कहती है जो मैंने तुमसे पूछा और सुजुका ने भी तुमसे पूछा, तो क्या मेरा पूछना तुम्हारे लिए फीका था। तभी आइजू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सुजुका तुम और इंदा तीनों मेरे लिए दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट गर्ल हो। और वो दोनों भी किस कर लेते हैं और इसके बाद हानाजोनो भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। और आइजू फिर इंदा को भी किस करने के लिए कहता है। और तभी इंदा कहती है कि अगर तुम इतने ही उतावले हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंदा धीरे धीरे फिर से आइजू की तरफ बढ़ने लगती है। और भाई ये सीन भी देख के मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आता है। और तभी आइजू इंदा को गले लगाते हुए कहता है कि इंदा तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। और तभी इंदा शर्मा के आइजू को दूर कर देती है और आइजू फिर से इंदा की तारीफ करने लगता है। और तभी इंदा उसे मारने लगती है, लेकिन आइजू उसे फिर से किस करने के लिए कहता है और वो इसका जवाब भी पूछता है। और इसके बाद इंदा भी उसे किस करने के लिए मान जाती है। और इसके बाद वो तीनों ही शर्माने लग जाते हैं। उनका रिजल्ट आ गया था जहाँ पे हानाजोनो, सुजुका और इंदा आइजू का वेट कर रहे थे। तभी हानाजोनो कहती है कि क्या वो कुछ टाइम के लिए अपने फोन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तभी सुजुका कहती है कि उन्होंने कहा है कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे आइजू कहता है उस फोन में हमारी सारी पिक्चर्स है और इसीलिए वो मेरी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सुन के वो तीनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और जैसे ही आइजू क्लास में पहुंचता है तभी वो देखता है कि एक लड़की क्लास में बैठ के काम कर रही थी और कहता है ये पक्का ईआई होगी। और आइजू तभी अपना फोन उठाता है और ईआई को भी कहता है रिजल्ट देखने के लिए। तभी ईआई कहती है कि इन सब में बस टाइम वेस्ट होता है और वैसे भी मैंने टॉप ही किया होगा, तो इसीलिए रिजल्ट देखना बेकार है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ आंख मिलाते हैं तभी वो सोलमेट वाला करंट फिर से उनको फील होता है। तभी आइजू कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम दोनों मिल के साथ चल के रिजल्ट देखें, लेकिन ईआई फिर से मना कर देती है और आइजू वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि हानाजोनो को 25, सुजुका को 45, इंदा और आइजू को 87 और 88 रैंक आई थी। फिर इसके बाद आइजू सबको शाबाशी देता है और तभी आइजू देखता है कि ईआई ने टॉप किया था और सभी सब्जेक्ट में उसके पूरे नंबर आए थे। तभी आइजू बाकी सबसे ईआई के बारे में पूछता है और तभी इंदा कहती है कि मैंने कभी उससे बात तो नहीं की, पर मैंने उसके बारे में कुछ सुना है कि वो हर सब्जेक्ट का आंसर हमेशा सही देती है और सभी लोग उसे एक हाईली एडवांस एआई कहते हैं। तभी हमें बायोलॉजी का लैब दिखाया जाता है जहाँ पे ईआई के साथ आइजू को पार्टनर बना दिया जाता है और सुजुका, हानाजोनो, इंदा एक साथ होते हैं। तभी आइजू देखता है कि ईआई प्रैक्टिकल के डायग्राम को बुक में से देख के कॉपी पे बना रही थी, लेकिन आइजू से मना करता है। और तभी ईआई कहती है कि ये रिजल्ट माइक्रोस्कोप से बेटर है। तभी आइजू कहता है कि फिर प्रैक्टिकल का मतलब ही क्या रह जाएगा। तभी ईआई कहती है कि प्रैक्टिकल एकदम मीनिंगलेस होता है और साइंटिस्ट ने कहा है कि उनके रिसर्च को दोबारा से दोहराना टाइम का वेस्टेज कहलाता है। और तभी आइजू टीचर को देख के ईआई को प्रैक्टिकल करने के लिए कहता है और तभी ईआई माइक्रोस्कोप की मदद से बुक में देखती है। तभी आइजू कहता है कि तुम क्या कर रही हो। और तभी ईआई कहती है कि इस तरीके से अनियन को देखने की जगह टेक्स्ट बुक को देखना ज्यादा बढ़िया लग रहा है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। और तभी आइजू कहता है अच्छा मैं समझा, तो इस वजह से इसे सब लोग एआई कहते हैं। और तभी आइजू की उंगली में एक कट लग जाता है और वो नर्स के पास जाने लगता है। तभी एआई उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है और तभी आइजू पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो बताती है कि सलाइवा में एंटी माइक्रोबल एजेंट्स होते हैं, तो इसी कारण तुम्हें एक स्मॉल से कट के लिए डिसइंफेक्शन एंटीडोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी आइजू उसे थैंक यू कहता है
है उसकी मदद करने के लिए और उसे एक सोडा ऑफर करता है, लेकिन एआई मना कर देती है और कहती है कि मुझे अभी प्यास नहीं लगी और वैसे भी सोडा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तभी आइजू कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको अच्छे से जानना चाहता हूँ। तभी एआई कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मीनिंगलेस होगा। और तभी आइजू कहता है कि लेकिन अपनी हॉबी और अपने हैबिट के बारे में बताना तो मजेदार होगा ना। तभी एआई कहती है कि मैंने अपना एक भी दिन ऐसे बेकार के कामों के लिए वेस्ट नहीं किया है और इससे ग्रेड और परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। तभी आइजू कहता है कि पर ग्रेड और परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता। तभी एआई कहती है कि इस दुनिया में कोई सी भी चीज जो तुम्हारे फ्यूचर को प्रॉफिट नहीं देती तो वो मीनिंगलेस कहलाएगी। तभी आइजू कहता है कि तुम गलत हो और लाइफ का दूसरा मीनिंग ही फन करना होता है। तभी एआई कहती है कि मीनिंग तो केवल हम वैल्यू से डिफाइन करते हैं और वैल्यू सिर्फ तभी हो सकती है जब हमें किसी चीज से फायदा होता हो, चाहे वो मनी, किसी टूल या फिर नॉलेज पे ही डिपेंड करता हो। तभी वो वहाँ से चली जाती है और तभी आइजू कहता है क्या सच में ये मेरी सोलमेट है। तभी हम एआई को देखते हैं जो कि घर पे स्कूल का होमवर्क करते टाइम आइजू को याद कर रही थी। तभी वो सोचती है कि आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया, क्या मैंने उसकी मदद करने के लिए किया या फिर मैं उसे जीतना चाहती थी। आखिरकार ये किस तरीके की फीलिंग है और ये तो एकदम इलॉजिकल है और इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होना भी समय की बर्बादी है। और तभी हम देखते हैं कि वो पाई की वैल्यू को लिख के अपने फोकस को रिगेन करती है, लेकिन वो इसके बाद भी ध्यान नहीं लगा पाती। और फिर अगले दिन एआई आइजू को कहती है कि मैंने आखिरी में कंक्लूजन निकाला है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक रिलेशनशिप में आओ। और आइजू इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी एआई उससे दूर हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें मुझे मना करना चाहिए था और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे ही तुम्हें मना करना होगा, तो मैं आज यहाँ पे इस प्यार का अंत करने आई हूँ। तभी आइजू कहता है लेकिन ऐसा क्यों है, हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। और तभी एआई कहती है कि रोमांस केवल शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए होता है और इस टाइम पे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए टीनेजर के बीच में रोमांस करना बिल्कुल ही बेकार होगा और इससे मेरा टाइम वेस्ट ही होगा। तभी आइजू कहता है कि मैं ये आपको बताना तो नहीं चाहता था, बट मैं पहले भी 100 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैं एक और बार अपना दिल नहीं तोड़वा सकता, तो इसीलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी एआई कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और तभी आइजू कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ प्यार में रहूंगा तो तुम इस रिश्ते को कभी भी खत्म नहीं कर पाओगी और इस तरह मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? और अगर मैंने तुम्हें एक दिन में ना मना पाया तो मैं खुद वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइजू सोच रहा था कि अगर असल में देखा जाए तो मैं पहली बार डेट पे जा रहा हूँ। और तभी एआई वहाँ पे आ जाती है और आइजू उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो दोनों झूला झूलने जाते हैं और एआई सोचती है कि आखिरकार इस एक्टिविटी का क्या फायदा है, ये तो टाइम की वेस्टेज है। और तभी आइजू उसे फोटो खींचने के लिए कहता है और उससे कैमरे के बारे में पूछता है। और तभी एआई कहती है कि इस कैमरे के अंदर ना ही कोई नेगेटिव फिल्म होती है और ना ही ये किसी तरीके के डाटा को स्टोर करता है, तो इसीलिए अगर फोटोग्राफ गुम जाती है तो हमारी सारी यादें भी गुम जाती है, तो इसीलिए ये डिवाइस एकदम बेकार है। लेकिन आइजू की बातों को इग्नोर करते हुए फोटो खींच देता है। और तभी वो दोनों एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और आइजू वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन एआई को वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी आइजू उसे कप वाले झूले पे लेके जाता है और उससे उस झूले के बारे में पूछता है। तभी एआई कहती है कि ये तो एकदम बेकार है, आखिर इस झूले पे गोल गोल घूमने का क्या फायदा है। और इसके बाद वो लोग एक पजल के अंदर जाते हैं और एआई कहती है कि आखिरकार इतने सारे रास्ते बनाने का क्या फायदा, क्या वो लोग एक सीधा रास्ता नहीं बना सकते थे। और इसके बाद वो दोनों पेरिस व्हील पे जाते हैं और यहाँ पे आइजू पूछता है क्या एआई तुम्हें हाइट से डर लगता है। और तभी एआई हाँ कहती है और तभी आइजू कहता है कि क्या तुम मेरे पास बैठना चाहती हो। और तब एआई फिर से हाँ कहती है और फिर वो दोनों हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। और शाम के टाइम वो दोनों फोटो को डिस्कस कर रहे थे और तभी आइजू कहता है कि देखो तुम इस फोटो में कितना मजा कर रही हो। तभी एआई कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल ही इमोशनलेस हूँ। तभी आइजू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस तुम पे थोड़ा ध्यान दिया था और मैं बहुत खुश हुई ये जान के कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तभी एआई कहती है कि मुझे इससे केवल फन ही मिला है और इससे मैं कोई सी भी वैल्यू अपडेट नहीं कर पाई हूँ, तो इसीलिए ये मेरा मीनिंगलेस डेट है, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। तभी आइजू कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी दो लोग सेम नहीं सोचते हैं और मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुमने
मुझसे सच कहा है तो इसका मतलब है कि ये दिन मीनिंगलेस रहा। तो चलो फिर इन फोटोज को जला देते हैं। और आइजू जैसे ही इन फोटो को जलाने वाला होता है तभी ईआई आइजू के हाथ से फोटो को खींच लेती है। तभी आइजू कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें आज कुछ ऐसा वैल्यूएबल मिला है जिसे तुम खोना नहीं चाहती। और तभी हम देखते हैं कि ईआई अचानक से रोने लगती है और कहती है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। और तभी आइजू कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि अच्छे वक्त का भी मीनिंग होता है और उस वक्त को एंजॉय करना ही हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। और तभी आइजू एआई को आंसू पोंछने के लिए रुमाल देता है और तभी एआई उसे प्रपोज करती है और कहती है कि इस रोमांस से मैं वो चीज अपडेट करना चाहती हूँ जो मुझ में मिसिंग थी और मैं वो मीनिंगफुल टाइम जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। और तभी अचानक से एआई आइजू को खींचते हुए उसे किस कर लेती है और कहती है कि मुझे लगा कि बिना डरे अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही बहुत अच्छा होगा, तो क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी हुई? तभी आइजू मना कर देता है और इसके बाद आइजू अपनी तीनों गर्लफ्रेंड को ईआई के साथ की सारी कहानी बताता है और डरते हुए उन तीनों के सामने ईआई को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। तभी इंदा कहती है कि तुमने मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया है लेकिन मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो तीनों इस बात के लिए मान जाती है। और इसके बाद फिर आइजू एक सेंटी डायलॉग देता है कि अगर मैं तुम लोगों को खुश ना रख पाया तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। तभी ईआई कहती है कि फांसी लगाने से अच्छा तुम्हें जहर पी के मरना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा आसान रास्ता होगा। और इसके बाद वो तीनों भी डेट पे जाने की बात करते हैं और इसके बाद आइजू उन चारों को छुट्टियों पे कहीं ले जाने की बात करता है और इसके बाद हानाजोनु उन्हें एक पूल पे ले जाने के लिए कहती है। इंदा दिखाई जाती है जो कि एक शॉप में स्विम सूट खरीदने के लिए गई थी और ये इस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि ये केवल अब तक लड़कियों के साथ ही पूल में गई थी लेकिन अब उसे आइजू के साथ भी जाना होगा। तभी इंदा एक स्विम सूट उठाती है लेकिन कहती है कि ये मुझ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या ये आइजू को पसंद आएगा? और अगले ही पल में हमें पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइजू आया होता है और वहाँ पे और भी तीनों लड़कियां आ जाती है और उन्हें देख के आइजू की तो हालत लिटरली खराब हो चुकी थी एकदम। और सुजुका उन दोनों के आगे अपने आप को देख के आइजू को सॉरी कहती है लेकिन आइजू उसकी तारीफ करता है। और तभी वहाँ पे इंदा भी आ जाती है और इसे देख के आइजू काफी हैरान होता है और कहता है तुम कपड़ा चेंज करने से पहले यहाँ पे आ गई, वापस चले जाना चाहिए तुम्हें यहाँ से, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो। तभी इंदा कहती है कि मैं बिना कपड़ों के नहीं हूँ, बस मुझे ठंड लग रही थी, मैं यहीं पे बैठूंगी, तुम चारों जाके पूल में मजे करो। तभी आइजू कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं इस पार्टी को। और तभी इंदा कहती है कि कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तभी ईआई कहती है कि तुम्हें दूसरी जगह पे बैठना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सनलाइट की ज्यादा किरणें आ रही है और वो तुम्हें गर्म रखेंगी। तभी इंदा कहती है थैंक यू, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी ईआई कहती है हम इतने भी क्लोज नहीं है कि मैं तुम्हारी चिंता करूं। और इसके बाद तभी इंदा ईआई को मारने लगती है और कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो चारों लोग पूल में आ जाते हैं। तभी हानाजोनु आइजू से कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश करती है और कहती है कि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो रखा है। और तभी ईआई आती है और आइजू का हाथ अपने एक बॉडी पार्ट पे रख देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तारीफ करो आइजू। और ये देख के हानाजोनु कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो और खुद भी वही चीज करने लगती है। और ये देख के लिटरली भाई आइजू की तो हालत ही वहाँ पे खराब हो जाती है और दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं कि वो बॉडी पार्ट किसका ज्यादा बढ़िया है। और जब दूसरी तरफ आइजू को देखते हैं उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी और वो पानी में बेहोश हो चुका था। तभी वो दोनों आइजू को पानी से बाहर निकालते हैं और हानाजोनु कहती है कि हमें इसे सीपीआर देना होगा और सीपीआर देना स्टार्ट करती है, लेकिन वहाँ पे वो सीपीआर देने की जगह उसे किस करने लग जाती है। तभी ईआई हानाजोनु को दूर हटाती है और वो भी सीपीआर देने जाती है, लेकिन वो भी उसे सीपीआर देने की जगह किस करने लग जाती है। लेकिन हानाजोनु फिर से ईआई को दूर हटा के फिर किस करने लग जाती है और हमें दूसरी तरफ सुजुका दिखाई जाती है जो कि पानी में बह के दूसरी तरफ आ चुकी थी और मदद के लिए ये फोन के जरिए आवाज निकालती है, लेकिन इसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता और इसकी ट्यूब भी फट जाती है, लेकिन ये किसी तरीके से किनारे पे आ जाती है, लेकिन वो वहाँ पे अकेली हो जाती है। और दूसरी तरफ हानाजोनु और ईआई उसे सीपीआर दे ही नहीं पा रहे थे और फाइनली वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक मेल लाइफ गार्ड को बुला के लाएंगे और वो उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ लड़के उन दोनों को छेड़ने लग जाते हैं। तभी एक लड़का हानाजोनु की बॉडी को टच करने वाला होता है और कहता है
ये मेरा सपना था बचपन से। लेकिन तभी ईआई बीच में आके उसे रोक लेती है और इसे एक पंच करके नीचे गिरा देती है। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और ईआई को कहते हैं तुम्हें क्या लगा, तुम लड़की हो तो बच जाओगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाना जोनू और ईआई वहाँ पे फंस चुके हैं लड़कों के बीच में। सुजुका दूसरी तरफ खो चुकी है और इंदा एक साइड में अकेली बैठी हुई है और दूसरी तरफ आइजू जो कि मरने की कगार पे आ चुका है। तभी ईआई कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और वहीं दूसरी तरफ हाना जोनू को मेल लाइफ गार्ड को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन हाना जोनू उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। तभी ईआई कहती है कि तुम आइजू के साथ ज्यादा लंबे समय से हो तो तुम्हारी चिंता उसको ज्यादा होगी। लेकिन तभी हाना जोनू कहती है कि हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। और तभी ईआई कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी हाना जोनू कहती है कि ये सभी को पता है कि तुम आइजू को ज्यादा लंबे टाइम से डेट नहीं कर रही, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में कुछ ज्यादा चीजें नहीं पता। तभी वो लड़का हाना जोनू को गलत जगह पे टच करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आइजू आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये क्या कर रहे हो। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि तुम साइड हट जाओ, इसने मेरी दोस्त को मारा है। तभी हाना जोनू कहती है क्योंकि उसने मुझे पकड़ने की कोशिश किया था इसलिए मैंने उसे मारा। तभी वो लड़का कहता है कि किसने कहा हमें एक लड़के के साथ वो सब चीजें करना है, और वैसे तुम्हारे इन दोनों में से गर्लफ्रेंड कौन है, उसे लेके जाओ यहाँ से। और तभी आइजू कहता है कि ये दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वो बंदा कहता है तुम्हें लगता है मैं इस बात पे यकीन करूंगा। और तभी आइजू कहता है ये दोनों सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। और तभी वो बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को किस करके दिखाओ। तभी वो मन में सोचता है अब ये फंस गया, क्योंकि ये अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी दूसरी लड़की को किस तो नहीं कर सकता। तभी आइजू कहता है बंद करो ये सब, मैं तुम्हारे सामने किस क्यों करूँ, क्योंकि ये कोई शो थोड़ी ना चल रहा है। तभी ईआई आती है और आइजू को पकड़ के उसे किस कर लेती है, और दूसरी तरफ हाना जोनू भी यही करती है। तभी ईआई कहती है कि अच्छा अब तो तसल्ली हो गई ना, और दूसरी तरफ हाना जोनू भी बोलती है कि हम दोनों ही इसके गर्लफ्रेंड है। तभी वो बंदे सोचते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आजकल के बच्चे कुछ ऐसे हैं, और ये हरकतें देख के वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हाना जोनू आइजू को कहती है कि तुम उठे कैसे और हम दोनों को ढूंढे कैसे। तभी हमें इंदा दिखाई देती है और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंदा ने देखा था कि हाना जोनू और ईआई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। तभी इंदा आइजू को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि आइजू एक जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था, और तभी वो वहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हो, और हाना जोनू और ईआई वहाँ पे मुसीबत में है। और ये सुनते ही आइजू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और भागते हुए उन दोनों के पास जाता है। तभी प्रेजेंट में आइजू कहता है तो ये हुआ था। तभी आइजू ईआई को कहता है कि हाना जोनू को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स, बट अपने आप को भी ऐसे रिस्क में मत डाला करो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और तभी ईआई हाना जोनू की बात को याद करती है कि तुम अभी आइजू को ज्यादा नहीं जानती। तभी इंदा पूछती है कि सुजुका कहाँ गई, और तभी हाना जोनू बताती है जब से हम पुल से बाहर निकले हैं हमने उसे नहीं देखा। ये सुन के आइजू काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या वो अभी भी वहीं पर है, और उसे तो तैरना भी नहीं आता, और भागते हुए उसको ढूंढने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ सुजुका जो कि फोन की मदद से अभी भी मदद मांग रही थी, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ आइजू जो कि चिल्ला चिल्ला के सुजुका को ढूंढ रहा था। सुजुका अपना हाथ हिला के आइजू को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन आइजू उसे नहीं देख पाता। और तभी सुजुका सोचती है कि अब मुझे अपने ही आवाज से उसे बताना होगा, लेकिन मेरी आवाज काफी धीमी है और शायद उसे सुनाई भी नहीं देगा। तभी सुजुका हिम्मत रख के अपनी आवाज निकालती है और आइजू बोलती है, और आइजू उसे सुन भी लेता है। तभी आइजू उसे देखते हुए कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, और उसे उठा के ले जाने लगता है। और जाते वक्त सुजुका उसे किस कर लेती है, और आइजू का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं तो थोड़ा देख के किस किया करो। तभी इसके बाद आइजू बताता है कि मैं एक ब्रेक लेने वाला हूँ, और इंदा भी मेरे साथ ही ब्रेक लेगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी आइजू इंदा को कहता है कि मैंने तुम्हें नोटिस किया था जब मैं हाना जोनू और ईआई से बात कर रहा था तो तुम उन दोनों की चेस्ट देख रही थी। तभी इंदा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी आइजू कहता है कि चेंजिंग रूम में तुम कॉन्फिडेंट नहीं थी अपना स्विमसूट दिखाने के लिए, यही बात है ना। और तभी इंदा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सच में ठंड लग रही है। और तभी आइजू कहता है कि अगर ऐसा है तो तुमने मेलन सोडा क्यों मंगवाया है, और इंदा वहीं पे फंस जाती है। और तभी आइजू कहता है कि वो दोनों सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग है, और तुम दोनों इंदा और सुजुका एक हाई स्कूल के मुताबिक बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, और वो जो दोनों है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी इंदा कहती है कि सुजुका अलग है, वो छोटी और क्यूट है, मैं तो बहुत ज्यादा लंबी हूँ और उतनी क्यूट भी नहीं हूँ। और तभी आइजू से खड़ा होने के लिए कहता है, और जैसे ही वो खड़ा होती है तभी उसका कपड़ा उतार देता है आइजू, और ये देख के इंदा उसे काफी ज्यादा मारती है। लेकिन आइजू वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान खड़ा था और कहता है कि तुम तो इस स्विम सूट में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। और तभी उसे हग करते हुए कहता है, क्या तुम बता सकती हो कि मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है, मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारा दिल काफी तेज धड़क रहा है। तभी इंदा आइजू को कहती है कि तुम्हारा दिल मेरे दिल से
ज्यादा तेज धड़क रहा है। तभी आइजू कहता है कि मैं तुम्हारे इतने ज्यादा क्लोज हूँ कि हम दोनों आपस में दोनों की दिल की धड़कन काफी अच्छे से सुन सकते हैं, और ये सिर्फ मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बात ये नहीं होती कि कौन कितना ज्यादा सुंदर है या फिर कौन बेकार, तुम सभी बहुत ही ज्यादा यूनिक हो और अट्रैक्टिव हो। और ये देख के इंदा काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है, और ऐसा देख के आइजू उसे किस करने के लिए जाता है, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और मन में दोनों आपस में लव यू बोलते हैं। फिर इसके बाद वो दोनों भी पूल में जाने लगते हैं, और तभी हानाज़ोना कहती है कि तुम्हारा स्विमसूट तो काफी ज्यादा क्यूट सा है, और तभी इंदा कहती है कि नहीं ऐसा भी नहीं है। तभी आइजू कहता है तो चलो अब तो हम सभी साथ है, तो चलो अब पूल डेट शुरू करते हैं। और इसके बाद एक एक करके आइजू सभी के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड और मजे करता है, और ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और लड़कियां आइजू को कहीं पे लेके जा रही होती है, तभी रास्ते में आइजू को एक लड़की दिखती है, और जैसे ही दोनों का आई कांटेक्ट होता है फिर से वो सोलमेट वाला करंट उनके बीच में दौड़ता है, और इसके बाद वो लोग आगे निकल जाते हैं। और अगले दिन केमिस्ट्री लैब के पास आइजू फिर से आता है और कहता है कि वो मेरी सोलमेट थी। और जैसे ही वो अंदर चेक करता है वहाँ पे एक दूसरी लड़की होती है, और वो लड़की आइजू से उसका नाम पूछती है। तभी आइजू उसे अपना नाम बताता है, और तभी लड़की अपना नाम बताती है याकुजन कुसेरी। और तभी वो आइजू को एक ड्रग ऑफर करती है, लेकिन आइजू उसे मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ा देती है। और तभी आइजू कहता है कि मैं यहाँ पे क्लब ज्वाइन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ। तभी याकुजन कहती है कि यहाँ पे ताका झाकी मत करो, और तभी आइजू उसकी ड्रिंक पीने लगता है। तभी याकुजन आइजू को एक नई चीज दिखाती है, और ये चीज उसी ने क्रिएट की थी। तो मैग्नेट किसी भी मेटल के पास लेके जाए तो वो मेटल उसमें चिपक जाता है, और उसी तरीके से इस ड्रग को पीने से तुम्हारी बॉडी मेटल की तरह बन जाएगी। तभी वो बोलती है कि चलो तो इसे एक बार पी के ट्राई करो, और आइजू हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं इसे पी के ट्राई करूँ। तभी याकुजन कहती है कि अगर जब तक पियोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा, और आइजू को ड्रिंक पिला देती है। और इसके बाद आइजू बोलता है कि मेरी बॉडी तो सच में मैग्नेट की बन चुकी है, और तभी बताती है कि इसे पीने के बाद तुम्हें 3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन झेलना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहना। और तभी आइजू कहता है कि तुमने मुझे ये क्या पिला दिया। और तभी कुसूरी कहती है कि अगर मैं ये अपोजिट वाला ड्रिंक पी लूं तो अपोजिट अट्रैक्ट होगा। और तभी आइजू कहता है कि ये एंजल है कौन। कुसूरी कहती है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं तुमसे अलग नहीं हो पा रही, बट कोई बात नहीं क्योंकि इसका इफेक्ट 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। तभी कुसूरी कहती है कि रुको मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है। और तभी आइजू कहता है कि क्या तुम मुझसे चिपक के ही कर दोगी। तभी वो कहती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं डायपर पहनती हूँ। और इसके बाद वो बोलती है कि अब मैं रुक नहीं सकती, और आइजू काफी तेज चिल्लाता है। तभी कुसूरी कहती है कि 10 मिनट हो गए, तो देखा ना आइजू केमिस्ट्री कितनी बढ़िया चीज है। कुसूरी बताती है कि मुझे ड्रिंक्स बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और तभी आइजू मन में सोचता है कि इसे सच में ये काम बहुत पसंद है, लेकिन तभी वो सोचता है वेट मैं तो यहाँ पे अपनी सोलमेट ढूंढने आया हूँ, फिर भी मुझे इसको देख के इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है। और तभी कुसूरी कहती है क्या तुम मेरी क्यूटनेस पे मर रहे हो ना। और तभी कुसूरी कहती है कि जो ड्रिंक तुमने पी थी वो एक लव पोशन था। और इसके बाद आइजू शॉक्ड हो जाता है, और तभी कुसूरी कहती है कि मुझे तुम पसंद आ गए हो, और आई लव यू आइजू कहती है, और मन में सोचती है कि मैंने इसे लव पोशन पिलाया है तो ये मुझे मना नहीं कर पाएगा। और जैसे ही आइजू की तरफ देखती है तो वो उल्टी कर रहा होता है। तभी कुसेरी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें एक लड़की ने प्रपोज किया है और तुम ये कर रहे हो। तभी आइजू कहता है ये देखो बोल भी कौन रहा है जिसने हक करते हुए टॉयलेट कर दिया। और वो कहता है कि मैं लव पोशन को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी कुसेरी कहती है कि मुझे लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं करता, और रोने लग जाती है। और तभी आइजू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करूँ वो भी किसी ड्रग के कारण तो ये फीलिंग्स नहीं होती। और इसके बाद आइजू को कुछ होने लगता है, और तभी कुसूरी सोचती है कि कहीं मैंने ये ड्रग ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बना दिया। और इसके बाद कुसूरी एक दूसरा ड्रिंक ला के देती है और कहती है कि तुम ये ड्रिंक पी लो, इससे लव पोशन का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन आइजू वो ड्रिंक पीने के हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो कुसूरी कहती है कि अब कोई रास्ता नहीं है, और इसके बाद वो खुद ड्रिंक पी लेती है और आइजू को किस करते हुए उसके मुंह में डाल देती है ड्रिंक। और इसके बाद आइजू ठीक हो जाता है। और तभी कुसूरी कहती है कि ड्रग का असर तो अब खत्म हो गया है। तभी आइजू कहता है लेकिन फिर भी तुम मुझे काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो, और दोनों आपस में काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। तभी कुसूरी आइजू के सामने झुक के आई लव यू बोलती है और कहती है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। तभी आइजू कहता है कि प्लीज अपना सर ऊपर करो, और तभी इसकी बॉडी बड़ी होने लगती है। और ये कोई और नहीं वही लड़की थी जिसके साथ कल सोलमेट वाला करंट दौड़ा था आइजू के सामने। और ये देख के आइजू काफी हैरान हो जाता है। और तभी कुसूरी बताती है कि जब मैंने तुम्हें न्यूट्रीलाइजर पिलाया तो शायद मैंने भी पी लिया होगा। वैसे मैं असलियत में ऐसी दिखती हूँ, बट एक ड्रग की वजह से मैं छोटी हो जाती हूँ। और वैसे मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और केमिस्ट्री लैब की प्रेसिडेंट
स्टूडेंट भी। और तभी आइजू मन में सोचता है ये तो सीनियर है और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भरा। और तभी आइजू भी नीचे झुकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आइजू फिर से उन चारों के सामने कुसूरी की कहानी बताता है और पूछता है क्या मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। इंदा कहती है कि अपने बारे में कुछ और बताओ। और तभी कुसूरी बताती है कि मुझे ड्रग्स बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी इंदा पूछती है क्या ये ठीक तो है ना। तभी आइजू बताता है कि ये ऐसी केवल ड्रग्स पीने की वजह से हुई है, वैसे तो ये एक 3rd ईयर की स्टूडेंट है। तभी कुसूरी बताती है कि मैं तुम सबके लिए भी ड्रग्स लेके आई हूँ, इंदा के लिए ब्रेस्ट बढ़ाने का ड्रग। तभी इंदा गुस्से में कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। तभी कुसूरी कहती है तो तुम्हें नहीं चाहिए तो ट्विस्टिफाई मेडिसिन कैसा होगा। तभी इंदा गुस्से में कहती है तुम चाहती क्या हो। और वो 1-2 पोशन और दिखाती है और इसके बाद इंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ पता कैसे चला। तभी कुसूरी कहती है कि आइजू से। और इसके बाद इंदा आइजू को मारने लगती है। और तभी कुसूरी कहती है कि रुक जाओ, आइजू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि वो काफी ज्यादा सुंदर है और भोली और क्यूट है। इसके बाद इंदा आइजू से माफी मांगने लगती है और गले मिलती है। फिर इसके बाद कुसूरी हानाजोनो को देती है हॉट स्टफ मेडिसिन और इससे वो और भी ज्यादा हॉट बन जाएगी। और मन में सोचती है कि इससे मैं आइजू को और भी ज्यादा दीवाना बनाऊंगी और पूरी ड्रिंक पी जाती है। और तभी उसके शरीर पे पसीने आने लगते हैं और उसके पूरे कपड़े पिघलने लगते हैं। तभी कुसूरी कहती है कि इस ड्रग से कपड़े पिघल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। तभी आइजू उसे अपना कपड़ा दे देता है। और तभी हानाजोनो कपड़े पहनते टाइम सोचती है कि इसमें से तो आइजू के पसीने की स्मेल आ रही है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी कुसूरी कहती है कि सुजुका के लिए बन फैन मेडिसिन। और सुजुका भी पूरा पी लेती है और उसके बाद 2 कान आ जाते हैं उसके एक्स्ट्रा। और ये देख के आइजू कहता है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और तभी आइजू उसके कान टच करता है और ये सुजुका को काफी बढ़िया लग रहा था। और ईआई के लिए हेयर कंट्रोल मेडिसिन। और ये देख के ईआई भी काफी इम्प्रेस होती है और अपने बालों से आइजू का मुंह साफ करती है और उसे अपने क्लोज लाके उसे किस कर लेती है। तभी कुसूरी कहती है कि इस मेडिसिन का असर केवल 10 मिनट तक होता है और दोबारा पीने पे टकला होने का खतरा होता है। तभी ईआई कहती है कि टकला होने के बाद मुझे बाल का केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी आइजू कहता है क्या तुम श्योर हो। तभी ईआई कहती है कि क्या तुम्हें मैं तभी भी पसंद आऊंगी आइजू। और तभी आइजू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जब तुम मोटी हो जाओ या फिर टकली हो जाओ मुझे तुम हर वक्त पसंद आओगी। तभी कुसूरी बताती है कि उसका सपना है कि वो रिसर्जन ज्वाइन करे और बहुत सारे ड्रग्स बनाए। तभी कुसूरी को अचानक से बहुत तेज टॉयलेट आता है और वो टॉयलेट के लिए जाती है। और तभी हानाजोनो कहती है कि मैं सबके लिए चाय निकाल देती हूँ। तभी कुसूरी बताती है कि आइजू के लिए अलग है और बाकी सभी लोगों के लिए अलग है, ध्यान रखना इसका। तभी आइजू कहता है कि इसका मतलब क्या है। तभी कुसूरी कहती है कि लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग है और ये कहते ही निकल जाती है वहाँ से। और तभी कुसूरी वापस आती है और जैसे ही चाय पे उसका ध्यान जाता है तो वो हैरान होते हुए कहती है कि ये वाली तो आइजू के लिए थी, तो जल्दी से सभी अपने मुंह में से चाय को बाहर निकाल दो। तभी आइजू कहता है कि ये तो केवल डिफरेंट फ्लेवर वाली चाय है तो इसमें क्या हो गया। तभी कुसूरी कहती है कि ऐसा नहीं है, ये चाय जो भी पिएगा वो केवल किस ही करते रह जाएगा, जो कि तुम्हें देनी थी ताकि तुम मुझे किस कर सको और मैं तुम्हें सच में किस करना चाहती थी। तभी आइजू कहता है कि तुम्हें मुझे किस करने के लिए कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही कुसूरी आइजू से चिपक जाती है और किस करने वाली होती है। और तभी पीछे से इंदा आती है और वो कुसूरी को उठा के फेंक देती है और उन चारों पे चाय का असर होने लगता है और वो चारों आइजू को किस करने के लिए जाते हैं। और तभी कुसूरी सोचती है कि फिर से मैंने गड़बड़ कर दिया और हमेशा यही होता है। और तभी आइजू को वहां से भागने के लिए कहती है। तभी कुसूरी बताती है कि ये ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। तभी आइजू कहता है कि तुम चाहती थी मैं ऐसा बन जाऊं। तभी कुसूरी बताती है कि केवल लड़कियों पे इस टाइप का असर करता है, लड़कों पे नहीं, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, एक किस ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अगर ये तुम्हें पकड़ लेंगे तो हमेशा तुम्हें किस करते ही रहेंगे। तभी आइजू मन में सोचता है फिर तो ये जन्नत जैसा होगा। तभी कुसूरी बताती है कि अगर इन्हें मेडिसिन नहीं दिया तो ये हमेशा ऐसे ही बन जाएंगी। तभी आइजू पूछता है कि कितने देर में इनके शरीर में मेडिसिन पूरा फैल जाएगा। तभी कुसूरी बताती है कि सिर्फ 1 घंटे में। और तभी आइजू कहता है तो हमें जल्दी से इन्हें मेडिसिन देना होगा। आइजू और कुसेरी केमिस्ट्री लैब की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि लड़कियों को ठीक करने की मेडिसिन वहीं पे थी। ईआई उन चारों लड़कियों को अलग अलग होने के लिए कहती है और भागते वक्त आइजू भी कुसेरी को कहता है कि हम भी अलग हो जाते हैं और इसके बाद ये दोनों ऐसा ही करते हैं। तभी सुजुका आइजू के पीछे थी और तभी आइजू कहता है कि मैं सही था, ये मेरा ही पीछा कर रही है और ये बाकियों से स्लो है और जब तक बाकी मुझे पकड़े तब तक मैं यहाँ से दूर भाग जाता हूँ। और तभी सुजुका वहाँ पे गिर जाती है और तभी आइजू उसके पास आके पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। और तभी वो उसे उठा के नर्स के रूम में लेके जाता है लेकिन वो रूम बंद होता है और इसके बाद आइजू उसे खुद ही ट्रीट करने लग जाता है। और आइजू उस टाइम पे
भूल चुका था कि सुजुका के ऊपर मेडिसिन का असर है और जैसे ही उसे याद आता है तब तक में बहुत देर हो चुकी थी। और आप लोग सोच रहे होगे कि ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं, तो आप एपिसोड नंबर 7 जाके देखो, उसमें आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सुजुका आइजू को पकड़ के लगातार किस करने लग जाती है और हद से ज्यादा किस करने लग जाती है सुजुका, और आइजू भी भाई इसको एंजॉय तो कर रहा था। इसके बाद तभी आइजू उसे दूर हटाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें ठीक करना ही होगा, और आइजू सुजुका को कपड़े टांगने वाले हैंगर के ऊपर टांग के चला जाता है। फिर आइजू के पीछे इंदा और हानाजोनु पड़ते हैं और इंदा हानाजोनु को घुमा के सीधा आइजू के ऊपर फेंकती है और इस कारण आइजू नीचे गिर जाता है और उन दोनों के हाथ से पकड़ा जाता है। और इसके बाद इंदा और हानाजोनु दोनों मिलके बारी बारी आइजू को किस करने लग जाते हैं। तभी आइजू कहता है कि मेरा दिमाग तो एकदम ब्लैंक होते जा रहा है और ये दोनों सुजुका से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सुजुका और हानाजोनु आपस में लड़ने लगते हैं और तभी आइजू कहता है कि ये दोनों ज़ॉम्बी बनने के बाद भी आपस में लड़ रहे हैं। और तभी आइजू उन दोनों को पास मिला के आपस में ही किस करवा देता है और इसके बाद वो दोनों काफी ब्लश करने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। और तभी आइजू कहता है कि इन दोनों ने किस करने वाली मेडिसिन पी है और ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी है और हर दिन लड़ते भी रहते हैं। तभी उसको याद आता है और कहता है कि मेरे पास ये सब देखने का टाइम नहीं है और मुझे अभी केमिस्ट्री लैब जाना है। भागते हुए जाता है और जैसे ही गेट खोलता है तो वहाँ पे उसे ईआई देखने को मिलती है और ये देख के वो तुरंत ही गेट बंद कर देता है। जैसे ही ईआई बाहर आती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता क्योंकि आइजू एक बॉक्स में छुप जाता है। तभी आइजू उसके अंदर कहता है कि मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ये मुझे बहुत जल्द ढूंढ लेगी, लेकिन अभी भी मुझ पे उम्मीद है क्योंकि कुसूरी अगर इस बीच लैब पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसे ही वो अपने बगल में देखता है तो वहाँ पे ऑलरेडी कुसूरी बैठी होती है और ये देख के आइजू काफी तेज चिल्लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो बताती है कि मैंने लैब में जाने का ट्राई किया था बट ईआई ने मुझे देख लिया तो मैं इसलिए यहीं पे आके छुप गई। तभी आइजू कहता है कि ईआई को तो मुझे ढूंढना चाहिए ना क्योंकि वो मुझे किस करना चाहती है, लेकिन तभी कुसूरी कहती है कि उसको पता चल चुका कि हम दोनों एक ही टीम में हैं। तभी आइजू कहता है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और ऐसे में तो वो हम दोनों को ढूंढ लेगी। तभी कुसूरी कहती है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ और मैं तुरंत लैब में चली जाऊंगी। और तभी आइजू कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया भी तो ईआई समझ जाएगी कि मैं उसका ध्यान भटका रहा हूँ और वो तुम्हें पकड़ लेगी। तभी मन में सोचता है आइजू क्या करूँ अब मैं, और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही हो जाएंगी और मुझे उन्हें बचाना होगा। तभी कुसूरी रोते हुए कहती है कि मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, ड्रग्स हमेशा मुसीबत खड़ी करती है और मैंने अपने सारे केमिस्ट्री लैब्स के मेंबर्स को खो दिया और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हेट ना करो और बस बहुत हो गया, अब मैं हमेशा के लिए ड्रग्स बनाना बंद कर दूंगी, मुझे माफ कर दो आइजू। और कुसूरी के पास हमेशा एक रिवर्सिंग मेडिसिन का डोज होता है और तभी आइजू कहता है कि हमें बस एक चाहिए, इससे हम ईआई को ठीक कर सकते हैं। और तभी कुसूरी उसे पीने लग जाती है और तभी फिर चिल्लाते हुए आइजू कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और तभी उसके हाथ से मेडिसिन गिर जाता है और तभी कुसूरी कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। तभी आइजू कहता है कि यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि वो डोज तो ईआई के लिए था ना। तभी कुसूरी चौंकते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया था। तभी आइजू कहता है कि यही एक आइडिया ही था। तभी कुसूरी फिर से बड़ी हो जाती है। तभी कुसूरी बताती है कि अगर मैं बड़ी हो गई तो शायद मैं लैब में इजीली पहुंच जाऊं क्योंकि ईआई ने मुझे अभी तक नहीं देखा। और तभी वो पूछती है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया। तभी आइजू कहता है कि हम बहुत ही ज्यादा करीब है। तभी कुसूरी कहती है कि मेरे पे भी ज्यादा टाइम नहीं है, मैं ईआई को बाहर जाके बांध दूंगी। और इसके बाद कुसूरी बाहर जाती है और ईआई उसे देख के कुछ नहीं करती है। तभी आइजू कहता है कि ये आइडिया तो वर्क कर रहा है। और तभी कुसूरी रस्सी निकालती है लेकिन ईआई उसे देख लेती है। और तभी कुसूरी बताती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। और अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है कि ईआई कुसूरी को बांध देती है। और तभी आइजू बोलता है कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वो वहाँ से बाहर भागने लगता है और ईआई उसका पीछा करती है और आइजू अपने आप को एक रूम में लॉक कर देता है, लेकिन ईआई इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि वो दरवाजा ही तोड़ देती है। और आइजू वहाँ से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है और ईआई उसे पकड़ के किस करने लग जाती है और आइजू फिर से इसमें भी खो जाता है। और तभी अचानक से वहाँ पे कुसूरी आती है और उसे मेडिसिन पिला देती है और कहती है कि जब ये होश में आएगी तो ये पहले जैसी हो जाएगी। और क्या तुमने आइजू इसे प्लान किया था? तभी आइजू कहता है कि मैं इसे प्लान तो नहीं कह सकता बट मैंने इसका ध्यान भटकाया कि जब तक तुम ठीक हो जाओ। तभी कुसूरी चौंकते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, जब मैं छोटी हुई तो मैं उस रस्सी से अपने आप बाहर निकल गई। और तभी कुसूरी बताती है कि चलो अब बाकियों को भी मेडिसिन दे दे। और तभी वो चारों लड़कियां उठती है। हानाजोनु दिखाई जाती है जो कि अपने मदर के पास जाती है और उसकी मदर उसके कान में कुछ कहती है और ये सुन के हानाजोनु काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहने के बाद उसकी मदर वहाँ से चली जाती है।